गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज बीए पाठ तृतीय में हम हीगल के राज्य संबंधी विचारों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसने क्या विवेचना करी है, उसने क्या युद्ध संबंधी विचार दिए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि हीगल उग्र आदर्शवाद का समर्थक रहा। उसने राज्य को पृथ्वी पर एक ईश्वर की बहुत ही अनुपम कृति माना है, जिसके अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हीगल ने राज्य की सत्ता को व्यक्तियों पर आरोपित किया है। तो हीगल राष्ट्रीय राज्य का समर्थक रहा। उसका विचार था कि राष्ट्रीय राज्य दूसरे राज्यों के साथ संघर्ष के इस मार्ग को अपना कर ही पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी संघर्ष को कहीं ना कहीं हीगल ने राष्ट्रीय राज्य के विकास के लिए आवश्यक माना है। अंतर्राष्ट्रीयता से उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका ये मानना था कि युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण है और संपूर्ण मानव जाति के लिए युद्ध आवश्यक और अवश्य संभावी होता है। वेपर के अनुसार हीगल का मानना था कि शांति मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करने वाली है और स्थायी शांति उसको पूर्ण रूप से भ्रष्ट करने वाली है। यानी शांति नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहने चाहिए। युद्ध को उसने बहुत ही आवश्यक माना है राष्ट्रीय राज्यों के विकास के लिए। तो हीगल ने युद्ध का समर्थन किया है। उसके अनुसार युद्ध में व्यक्ति और राज्य का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रकट होता है। राज्य अपनी जो सत्ता है, अपनी जो अधिकार है, ये युद्ध के माध्यम से ही दिखाता है और इतना भयभीत रखता है जनता को और अपने निवासियों को कि गृह युद्ध की कोई भी संभावना नहीं रहती। और तो ये भी कहा जाता है कि अगर व्यक्तियों को नियंत्रित करना है तो उनको युद्ध के अंदेशे में हमेशा ही रखना चाहिए, ताकि उनकी जो पारस्परिक एकता जो है वो ख़त्म नहीं हो। हीगल का युद्ध के समर्थन में एक तर्क ये है और भी है कि एक समय में केवल एक ही राज्य में परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति जिस राज्य में होती है उसे हम उसका जो ज्ञान है हम युद्ध के माध्यम से ही, उस युद्ध का जो परिणाम होता है उसके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि राष्ट्रीय राज्य कौन सा है, क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति एक समय में एक ही राज्य में होती है। यानी कहीं ना कहीं ये सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और राज्य को संपूर्ण सत्ता और सारे अधिकार देने की बात कर रहा है। युद्ध में विजयी राज्य विश्वात्मा का पूर्ण स्वरूप कहा जाता है हीगल के अनुसार। हीगल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था व कानून का समर्थन नहीं करता था। उसका ये मानना था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी सारी जो डिसीजन है वो राज्य लेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून उस राज्य को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, ये उससे परे है। हीगल सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थक है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति मानवीय जो अधिकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई भी स्थान नहीं रहता है। इसमें सारी जो सर्वोच्च जो इच्छा है वो राज्य की ही होती है। तो इस तरीके से हीगल ने राज्य के संदर्भ में अपनी बात बताई कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्राथमिकता नहीं देता। कोई भी ऐसे नियम नहीं है जो कि राज्य को प्रतिबंधित कर सकें। राज्य की जो इच्छा है वो सर्वोपरि होगी और जनता की स्वतंत्रता जो है, नागरिक की स्वतंत्रता, वो राज्य के आदेशों को मानने में ही निहित है। तो कहीं ना कहीं सारी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति ले सकता है। राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो कुल मिला के इस तरीके से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम, इनको ये केवल एकमात्र परंपराएं मानता है, जिनके प्रति कोई भी श्रद्धा जो है वो हीगल की नहीं है। हीगल के राज्य की कुल विशेषताओं को यदि हम सार रूप में देखें तो पहली विशेषता है राज्य मानवीय जीवन की सर्वोच्च संस्था है। स्वयं समाज या अन्य कोई संस्था राज्य के समकक्ष नहीं है, क्योंकि हीगल ने राज्य और समाज दोनों को एक ही मान लिया है और उसमें सबसे उन्नत जो संस्था है वो राज्य को माना है। व्यक्ति एक एकाकी इकाई नहीं है, बल्कि वह जिस समाज में रहता है उसका अविभाज्य अंग है। यहाँ हीगल ने सावयवी सिद्धांत की बात करी है, जैसे
तरीके से शरीर अंगों के माध्यम से संचालित होता है, उसी तरीके से राज्य व्यक्तियों का एक निकाय है और व्यक्तियों का जो विकास है वो राज्य में ही निहित है। तो राज्य एक पूर्ण है और व्यक्ति उसका एक भाग है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। तो जो भी राज्य है वो व्यक्ति में कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के रक्षण के लिए संस्था का निर्माण किया है। तो राज्य के जो भी आदेश होंगे उनकी पालना व्यक्तियों को करनी पड़ेगी। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। उसने यही कहा है कि मतलब व्यक्ति जो है वो राज्य से ऊपर नहीं है, राज्य सर्वोपरि है। राज्य व्यक्ति की आत्मा का व्यापक रूप है और व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन करने में है। जो भी आदेश राजा देगा, शासक देगा, उसके आदेशों का पालन करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतंत्र है। उस पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उनका कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो इस तरीके से राज्य अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इन्होंने अपने राज्य की अवधारणा दी है और युद्ध को इन्होंने आवश्यक माना है कि मानव सभ्यता का जो विकास है वो युद्ध के माध्यम से ही संभव है। तो उसको ये अवश्य संभावी मानते हैं। हीगल के शासन पर विचार। हीगल के जब हम शासन पर विचार देखते हैं तो पहला विचार यही है कि शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल लोकतंत्र का विरोधी है और राजतंत्र का समर्थक है। द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हीगल ने निरंकुशवाद को तो इसने वाद बताया है, जो कि निरंकुशवाद है ना। दूसरा इसने प्रजातंत्र को प्रतिवाद बताया है और दोनों के द्वंद्व से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, जो कि एक अगर हम देखें तो वो संवाद की स्थिति का द्योतक है। तो इस तरीके से हीगल ने इन सब बातों की उसने चर्चा करी है। तो ये जो विचार हैं वो हीगल के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हीगल एक आदर्शवादी विचारक रहा। हीगल की जो तीसरी बात देखते हैं, संवैधानिक राजतंत्र को हीगल ने एक शेष शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। हीगल के अनुसार राजा जो है वो मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति जो है इसका अधिकार राजा के पास ही होगा। वो ही अपनी इच्छा से उनको हटा भी सकता है और उनको अपने पद पर बना भी सकता है। हीगल ने सरकार के 3 अंगों की बात करी है, जिस तरीके से एक सरकार का पारंपरिक गठन होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेकिन हीगल ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और राजपद की बात करी है। राजा के पद को उसने अन्य 2 अंगों पर, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर सर्वोच्चता प्रदान करी है। हीगल व्यवस्थापिका को कार्यपालिका की तुलना में कम महत्व का मानता है। उसका ये कहना है कि शासन का संचालन की जो प्रमुख शक्ति है वो कार्यपालिका के पास है, वो ही सारी जो नीतियों का निर्माण करने वाली संस्था है। व्यवस्थापिका जो है उसके 2 ही कार्य उन्होंने बताए हैं। उन्होंने ये बताया है कि व्यवस्थापिका जो है वो केवल 2 ही कार्य करेगी। एक तो राज्य कर्मचारियों के सम्मुख जो समाज की मांग है उनको रखेगी, और दूसरा उन्होंने बताया कि शासन की जो जनता ने आलोचना की है उसको भी वो सामने रखेगी। तो इस तरीके से 2 बातें करी है और इन्होंने एक व्यवस्थापिका को द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात हीगल ने करी है। जिस तरीके से ब्रिटेन में लॉर्ड सभा थी और कॉमन सभा थी, उसी तरीके से उन्होंने कुलीन तंत्रीय एक अंग मतलब एक सदन और दूसरा उन्होंने निर्वाचित सदन की बात करी है। लेकिन निर्वाचन का अधिकार सीमित किया है। उन्होंने कहा है कि केवल शिक्षित व्यक्ति ही मत देगा, जिनके पास धन है वो ही मत देंगे। तो उस तरीके से जो प्रतिनिधित्व होगा उच्च वर्ग को ही मिलेगा, उसके जो लोकतंत्र या निर्वाचित सदन है। तो उन्होंने इस तरीके से एक जो संरचना है वो दी है। तो इस तरीके से हीगल के शासन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है, बल्कि वो एक सत्तावादी शासन में विश्वास रखते हैं। तो ये हमने हीगल के जो प्रमुख विचार हैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में क्या है, कैसे है, इसके बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम हीगल की आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे।